नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेश विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। 1. सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। 2. कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। 3. केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। 4. अनुदान राशि सब्सिडी में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वो हैं: 1. 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। 2. MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। 3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वो हैं: 1. बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। 2. निर्यात क्रियाओं में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। 3. सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में टेक्नोलॉजी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया वो हैं: 1. आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। वर्तमान में केवल 3 उद्योग। 2. जीर्ण उद्योग के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। 3. सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों का बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। 4. श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। पृष्ठ 248। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। इस समय नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है: 1. परमाणु ऊर्जा, 2. रेल परिवहन एवं 3. परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी की रक्षा को मंत्रालय लाइसेंस देना पड़ता है। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991 से 92 से अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। विनिवेश या अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। सन 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही है तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 20 कंपनियों की पहचान की गई है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है।
औद्योगिक क्षेत्र। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2009 ईस्वी 49%, निजी बैंकिंग 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 100%, बंदरगाह निर्माण 100%, विद्युत एवं ऊर्जा परमाणु छोड़कर 100%, पर्यटन 100%, दूरसंचार 74%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%, पेट्रोलियम रिफाइनिंग नई इकाइयां 100%, दवा उद्योग 100%, नागरिक उड्डयन 49%, बीमा क्षेत्र 26%, कोयला खनन 100%। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक भारतीय मुद्रा बाजार तथा दो भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उपबाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आदि आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। पृष्ठ 249। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, एक करेंसी नोटों का निर्गमन, दो सरकारी बैंकर का काम, तीन बैंकों का काम, चार विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, पांच साख नियंत्रण एवं छह आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है, एक मुद्रा बाजार एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, दो बचतों सेविंग्स को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, तीन लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है, एक बैंक दर नीति द्वारा, दो खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, तीन बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, चार तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, पांच विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, छह चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा पांच नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। मुद्रा बाजार का उपबाजार एक विशेष बाजार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन की ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से निम्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एंड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। पृष्ठ 250।
औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वो संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्यों से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। सेबी का प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक रेट, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसे ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों की अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों पर बैंक दर द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर, बैंक ग्राहकों की अवधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर की दर को जमा दर कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वो प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। प्राइम लेंडिंग रेट PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। ये दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है। ये थे बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कंटिन्यू होता है। पृष्ठ 251। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तकों कंपनियों IDBI, ICICI तथा IFCI द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय में से सेबी के दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त है। नए प्रावधानों के अनुसार जब अब किसी भी शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक के मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर
ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। 1. राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को इस बाजार एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कर दिया गया। 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4,800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं। 3. ओवर टी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCI, इसकी स्थापना नवंबर 1992 में मुंबई में की गई। ये भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नेस्डेक के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक हो। विश्व बैंक का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश FII हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां हैं। 1. डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, 2. HDFC, 3. ICICI बैंक, 4. MTNL, 5. सत्यम कंप्यूटर्स, 6. विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, 7. विप्रो, 8. टाटा मोटर्स। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। शेयर मूल्य सूचकांक डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट, हांगसेंग हांगकांग, सिमेक्स स्टेटस टाइम्स सिंगापुर, कोस्पी कोरिया, सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नास्डाक USA, S&P कनाडा, बोवेस्पा ब्राजील, मिप्टेल इटली, IPC मेक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLSE कंपोजिट मलेशिया, सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया, FTSE 100 लंदन। पृष्ठ 252। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। 1. BSE सेंसेक्स, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। ये 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978 से 79 ईस्वी है। 2. BSE 200, ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। 3. डॉलेक्स, BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989 से 90 ईस्वी है। 4. NSE 50, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया।
पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। वर्तमान 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 सहायक बैंक हैं। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक: 1 बैंक ऑफ इंडिया, 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 6 कैनरा बैंक, 7 सिंडिकेट बैंक, 8 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 9 पंजाब नेशनल बैंक, 10 इंडियन बैंक, 11 इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 इलाहाबाद बैंक, 13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 14 देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक: 1 आंध्रा बैंक, 2 कॉरपोरेशन बैंक, 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5 पंजाब तथा सिंध बैंक, 6 विजया बैंक। नोट: 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं। सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने ये योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। पृष्ठ 253। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इसे चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। ये एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झनकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। ये स्टीमर एर्नाकुलम और विपिन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है। निजी क्षेत्र के बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष: निजी क्षेत्र के बैंक: इंडसइंड बैंक, पंजीकृत कार्यालय पुणे, स्थापना वर्ष 2/4/1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पंजीकृत कार्यालय सिकंदराबाद, स्थापना वर्ष 6/9/1994। आईसीआईसीआई बैंक पुणे, स्थापना वर्ष 17/5/1994। यूटीआई बैंक। नोट: यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। बैंक का ये नाम 30 जुलाई 2007 से प्रभावी किया गया है। नोट समाप्त। पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, स्थापना वर्ष 28/2/1994। टाइम्स बैंक, पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद, स्थापना वर्ष 26/4/1995। सेंचुरियन बैंक, पंजीकृत कार्यालय पणजी, स्थापना वर्ष 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब, पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़, स्थापना वर्ष 5/4/1995। एचडीएफसी बैंक, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 5/1/1995। आईडीबीआई बैंक, पंजीकृत कार्यालय इंदौर, स्थापना वर्ष 28/9/1995। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 31/5/1995। ये थे निजी बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष। भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया।
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में 2010 में नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ रुपए है, जिसमें 72.5% हिस्सेदारी आरबीआई की है। माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियमित होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। पंजीयन के लिए संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं की न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में किए गए प्रावधानों में 50,000 रुपये तक राशि उधार देने, आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रुपये तक को माइक्रो फाइनेंस कहा गया है। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 ईस्वी में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई। इसने अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। पृष्ठ 254। IRBI अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयां के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 ईस्वी में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 ईस्वी को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। 2001 में यूएस से 64 के धाराशाही होने के पश्चात यूटीआई का विभाजन 2 अलग अलग कंपनियों यूटीआई 1 एवं यूटीआई 2 में कर दिया गया था। यूटीआई के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य नाव आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई द्वितीय के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। इन चारों ने सरकार को पूरा मूल्य चुकाकर यूटीआई द्वितीय, यूटीआई एएमसी के प्रबंधन के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया। यूटीआई एएमसी म्यूचुअल फंड में इन चारों की हिस्सेदारी 25 से 25% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना सन 1972 ईस्वी में की गई। 17 मार्च 1997 ईस्वी को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 ईस्वी के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये तथा मुख्यालय कोलकाता में है। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं 1 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी। 2 भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 3 भारतीय औद्योगिक निगम, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। 4 भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, स्थापना वर्ष जनवरी 1955 ईस्वी। 5 भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 ईस्वी। 6 भारतीय यूनिट ट्रस्ट, मुख्यालय मुंबई, 1 फरवरी 1964 ईस्वी। 7 कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। 8 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, 20 मार्च 1985 ईस्वी। 9 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुख्यालय लखनऊ, अप्रैल 1990 ईस्वी। 10 भारतीय निर्यात आयात बैंक, 1 जनवरी 1982 ईस्वी। राष्ट्रीय आवास बैंक, जुलाई 1988 ईस्वी। 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। 13 भारतीय जीवन बीमा निगम, मुख्यालय मुंबई, सितंबर 1956 ईस्वी। 14 भारतीय साधारण बीमा निगम, 1 नवंबर 1972 ईस्वी। 15 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। कर के प्रकार। टाइप्स ऑफ टैक्स। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर,
भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर। पृष्ठ 255। केंद्र को सर्वाधिक निवल नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्य को नहीं करना होता है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चैलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चैलैया समिति ने की थी। चैलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी।